Hi guys, welcome back to the another video of UPSC or Nothing. Today we are going to discuss current affairs for 13th of August 2020. So before wasting any further time, let's jump into the highlights of the day. आज हम क्वेश्चंस करेंगे स्पुतनिक 5 के ऊपर, HSA विच इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के ऊपर, देन मूविंग ऑन टू मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, followed by Pacific Ring of Fire. Then we have also got a question of on merchandise export of India scheme. फिर एक क्वेश्चन है सीरीज के बारे में. फिर एक डिजीज है जो केरला में बहुत फैल रही है विच इज लेप्टोस्पिरोसिस, इसके बारे में भी क्वेश्चन है. मूविंग ऑन टू पुलिकेट लेक, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट एंड एट लास्ट असम अकॉर्ड 1985. ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज which of the following has become the first country to officially register a COVID-19 vaccine and declare it ready for use? Our options are USA, Japan, China या रशिया. टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट. अभी एक रिसेंटली एक नई वैक्सीन है जो फॉर्मली लॉन्च हुई है. ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च की है. ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी विच इज़ रशिया. एक वैक्सीन आई है विच इज़ नेम्ड स्पुतनिक 5, जो कि अभी पहली कोविड-19 वैक्सीन बन गई है जो फॉर्मली लॉन्च हो चुकी है. ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं. इट इज़ द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन टू बी अप्रूव्ड, फॉर्मली अप्रूव्ड. इसके पहले भी एक वैक्सीन आई थी जो चाइना ने रिलीज की थी, बट दैट वाज फॉर टेम्पररी यूज एंड दैट आल्सो लिमिटेड टू द पीपल्स लिबरेशन आर्मी. ठीक है, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं थी. ओके, अनदर थिंग विच वी शुड नो अबाउट दिस स्पुतनिक 5 इज दैट इट इज़ नेम्ड आफ्टर फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट जो स्पुतनिक 1 थी, जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था. ठीक है, फिर ये वैक्सीन को डेवलप किया है गामालेया इंस्टीट्यूट विच इज़ बेस्ड इन मॉस्को इन कोलैबोरेशन विद रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अनदर थिंग इट इज़ बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ अ सार्स कोवी 2 टाइप एडिनो वायरस, जिसको हम एडीवीज भी बोलते हैं. अब these ADVs are preferred for making vaccines because their DNA is double stranded which makes them genetically more stable. मतलब ऐसा है जैसे ही अगर हम इनको इन वेक्टर्स को इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी में तो ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते बहुत जल्दी, इसलिए इनको हमेशा प्रेफर किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए. अनदर थिंग, ये जो वैक्सीन है ये 2 डोजेस में एडमिनिस्टर की जाएगी एंड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एडीवीज जो एस एंटीजन कंटेन करेंगे. ठीक है, जो कोरोना वायरस के हैं. ठीक है, तो ये चीज़ थी स्पुतनिक 5 के ऊपर. अब इंडिया का भी अगर देखा जाए तो इंडिया का कोई कोलैबोरेशन नहीं है रशिया के साथ कोई भी वैक्सीन डेवलप करने में. इंडिया का यूएसए के साथ है, इसराइल के साथ है, बट अभी तक रशिया के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. बट इंडिया ने India has offered to acquire this medicine, this vaccine, ताकि उसको भी इंडिया में ट्रायल हो सके और देखा जा सके कि आगे के इसके कितने सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं. इवन दो इंडिया में कोई भी अगर आपको ड्रग लानी है तो उसके लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट इज सिडेस्को विच इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये हाईएस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में. यही सब कुछ रेगुलेट करती है इस किसी भी वैक्सीन के जो ड्रग ट्रायल्स होते हैं, जो लैब टेस्ट होते हैं, सब कुछ यहीं से रेगुलेट होते हैं इसी अथॉरिटी के द्वारा. ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005? ठीक है, और स्टेटमेंट्स आर इट इज बेस्ड ऑन द दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. सेकेंड, it applied to everyone who is not a Muslim, Christian, Parsi, or Jew by religion. Third, it only recognized males as legal heirs. Our options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Take a pause, think about it. Okay. पहला स्टेटमेंट अपना बोल रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज नॉट दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ, इट इज मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ. ठीक है, हिंदू सक्सेशन लॉ में 2 टाइप के अपने ट्रेडिशनल स्कूल्स थे, वो है मिताक्षरा और दयाभागा. तो जो ये लॉ है वो ये मिताक्षरा पे बेस्ड है क्योंकि ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है और दयाभागा स्कूल से कुछ पर्टिकुलर रीजन्स और स्टेट्स में ही कन्फाइंड है. ठीक है, देन सेकेंड सेज दैट इट अप्लाइज टू एवरीवन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन. ये बिल्कुल सही है. ठीक है, अब ऐसा कोई भी इंसान जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है या ज्यू है उसको हिंदू कंसिडर नहीं किया जाता है इस एक्ट के अंदर और वो उस पर अप्लाई भी नहीं होता है. ठीक है, जो सिख्स हैं आपके, बुद्धिस्ट हैं आपके, जैन्स हैं और जो आर्य समाज वाले लोग हैं इनको हिंदू कंसिडर किया जाता है और उन पे ये अप्लाई हो सकता है. देन थर्ड सेज दैट इट ओनली रिकॉग्नाइज मेल्स एज लीगल एयर्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है. इट रिकॉग्नाइजेस बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एज लीगल एयर्स.
ये जो स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि 1956 एक्ट के अंडर ही सिर्फ मेल्स को एज अ लीगल एयर रिकॉग्नाइज किया गया था, वुमेन को नहीं किया गया था, इसीलिए 2005 में अमेंड लाया गया था इस एक्ट के अंडर। तो ठीक है, अगर यहाँ पे 1956 होता 2005 की जगह तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन इस एक्ट में 2005 वाले एक्ट में ये गलत है स्टेटमेंट, तो अपना पहला और थर्ड गलत हो जाता है। आंसर अपना बी है, विच इज टू ओनली। और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाइज टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड इंटरस्टेट सक्सेशन इन पर्सनल प्रॉपर्टी। ये बेस्ड है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में। ये सब में अप्लाई होता है, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, ठीक है। इट ओनली रिकॉग्नाइज्ड मेल एज लीगल एयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये 56 वाले की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या था कि वुमेन वर ओनली एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन फादर्स इनहेरिटेंस दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट को पार्टनर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब इसके पहले क्या था कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसमें वुमेन का कोई पार्ट नहीं था, लेकिन अपने पापा की उनकी जो अलग से उन्होंने सेपरेटली जो उन्होंने एक्वायर की होती उनके फादर की, उसमें वो ले सकती थी, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी उनका नहीं था हिस्सा। फिर 2005 में ये अमेंड हुआ, तो फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आया। इसको रिकमेंड किया था 174th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने। फिर what it did was it granted equal right to both men and women and ancestral property, and women were recognized as co-partners for partition। और इनफैक्ट जो मेल कोपार्टनर्स हैं उनकी बेटियों को भी कोपार्टनर का रिकॉग्निशन मिला था। अब हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कि जो वुमेन्स का राइट है इनहेरिट करने का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, दैट इज बाय बर्थ। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर उनके फादर जिंदा हैं या मर चुके हैं। 2005 जो ये सितंबर 9 की डेट सेट की गई थी, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उससे पहले या उसके बाद में अगर उसके फादर हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास जो इनहेरिटेंस का राइट है वो बाय बर्थ है, ठीक है। और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ थी जो न्यूज़ में थी। देन मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टर्म मिताक्षरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ कमेंट्री written by Vijnaneshwara on the Yajnavalkya Smriti. Second, it is observed in Bengal and Assam. Our options are one only, two only, both one and two, none of the above. टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट। अभी मैंने इससे रिलेटेड फैक्ट पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कमेंट्री रिटन बाय विजननेश्वरा, फिर यजनावल्क्य स्मृति के अंडर में, ठीक है। सेकंड सेज दैट इट इज ऑब्जर्व्ड इन बंगाल एंड असम। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये दया भागा स्कूल है जो बंगाल और असम में ऑब्जर्व किया जाता है। मिताक्षरा स्कूल ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन इज ए, वन ओनली। देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। और जो दया भागा है, इट इज डिराइव फ्रॉम सिमिलरली नेम टेक्स्ट रिटन बाई, मतलब दोनों का टेक्स्ट सेम है, लेकिन इसको विजननेश्वरा ने लिखा है, इसको जिमुतवाहाना ने लिखा है, ठीक है। देन मिताक्षरा लॉ स्कूल इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया and Dayabhaga School of Law is observed in Bengal and Assam. फिर मिताक्षरा law is subdivided into Banaras, Mithila, Maharashtra and Dravida schools. Then another thing, a son by birth acquires an interest in the ancestral property of the joint family. ठीक है, इसमें मिताक्षरा स्कूल में सन है जो बाय बर्थ एक्वायर करता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना राइट, बट ऐसा वुमेन या गर्ल चाइल्ड के लिए ऐसा कोई भी इसमें प्रोविजन नहीं है। इसमें है दया भागा में, अ सन हैज नो ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट बाय बर्थ बट एक्वायर्स इट ऑन डेथ ऑफ हिज फादर। मतलब जब तक उनके पापा जिंदा हैं तब तक वो ही सोल ओनर है प्रॉपर्टी के। चाइल्ड का, चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, उनका कोई भी राइट नहीं है। हाँ, उनके मरने के बाद फिर सन का राइट आ जाता है, बट कोई भी ऑटोमेटिक राइट नहीं है बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। दयाभागा लॉ स्कूल में। देन मिताक्षरा में ऑल द मेंबर्स एंजॉय कोपर्सनरी राइट्स ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम। इसमें सन डू नॉट एंजॉय कोपर्सनरी राइट्स व्हेन द फादर इज अलाइव, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देन अब कोपार्सनर शेयर इज नॉट डिफाइंड एंड कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। और दयाभागा में द शेयर ऑफ ईच कोपार्सनर इज डिफाइंड एंड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। इसमें कोई डिफाइंड नहीं रहता है पहले से कि किसका कितना शेयर है। द्रविड़ दयाभागा लॉ स्कूल में पहले से सब कुछ डिफाइंड रहता है, ठीक है। Then Mitakshara, my wife, cannot demand partition but has the right to share in partition between her husband and her children. मतलब
उनका शेयर होता है वाइफ का किसी भी पार्टीशन में, लेकिन वो डिमांड नहीं कर सकती। मतलब वाइफ ऑफ द हस्बैंड कैन नॉट डिमांड द पार्टीशन इन मिताक्षरा लॉ स्कूल। देन दया भागा में क्या होता है, हियर ऑल्सो द सेम राइट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द वुमेन बिकॉज द सन्स कैन नॉट डिमांड पार्टीशन। मतलब यहाँ पे तो वुमेन तो कर ही नहीं सकते, इनफैक्ट सन भी पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे दोनों स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में। देन मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following statements is or are correct about Pacific Ring of Fire? Our statements are: it is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. Second, 90% of Earth's volcanoes are located along the Ring of Fire. Our options are one only, two only, both one and two, none of the above. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हम अपन ने कुछ पिछले वीडियो में भी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था एक दिप्सांग वोल्केनो के बारे में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज द पाथ अलोंग द पैसिफिक ओशियन characterized by active volcano and frequent earthquakes. This statement is correct. Second says that 90% of Earth's volcanoes are located along the ring of fire. ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ नॉट 90%, इट इज़ 75%। मतलब 75% ऑफ द अर्थ वोल्केनो, मतलब मोर देन 450 वोल्केनोज ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास ही पूरा, मतलब इसी के ऊपर ही हैं। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो वैसे अपना सही ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली। यहाँ देखिए, ये आप मैप में देखिए, ये पूरा यहाँ से पूरा ये पूरा रिंग बनाते हुए चल रहा है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के मोर देन 75 वोल्केनोज हैं, एक्टिव वोल्केनोज हैं, यहीं पे लाई करते हैं। और 90% ऑफ द जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक्स हैं वो भी यहीं पे रिसाइड होते हैं। यहीं पे ज़्यादातर 90% अर्थक्वेक्स इन्हीं के आसपास आते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में कि यहाँ पे इतने वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। इस पूरे रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और ये कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म करती हैं। दो टाइप की टेक्टोनिक बाउंड्रीज फॉर्म होती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं, एक ऊपर एक दूसरे को सबड्यू कर लेती है। डाइवर्जेंट में दोनों दूर दूर जाती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे वो गैप आ जाता है जिसकी वजह से अंदर से लावा मैग्मा निकल के आता है। ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जब नया कोर्स इसके बारे में मैं स्टार्ट करूंगा। अभी के लिए देखते हैं। अलोंग द रिंग ऑफ फायर प्लेट्स ओवरलैप at convergent boundaries called subduction zones. That is, the plate that is underneath is pushed down or subducted by the plate above. As rock is subducted, it melts and becomes magma. The abundance of magma so near to Earth's surface gives rise to conditions ripe for volcanic activity. मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो एक के ऊपर दूसरी चढ़ जाती है, तो नीचे वाली क्या होती है कि प्रेशर से और हाई टेम्परेचर से ये मेल्ट होने लगता है, ये मोल्टन लावा बन जाता है और फिर ये बाहर निकलता है एज एन वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, फिर मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये रिसेंट न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 2020 अक्टूबर में ये स्कीम एक्सपायर होने वाली है, इसलिए न्यूज़ में। और स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज and the associated costs of exporting products produced in India. Second says that it focused on products having low export intensity and employment potential. Our options are one only, two only, both one and two, and D, none of the above. Take a pause, think about it. देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट वाज लॉन्च इन 2015 अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो 2015 से 2020 तक के लिए आई थी, टू offset infrastructural inefficiencies and associated costs of exporting products produced in India. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड सेज दैट इट फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट्स हैविंग लो एक्सपोर्ट इंटेंसिटी। ये गलत है। इट फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट हैविंग हाई एक्सपोर्ट इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ लो नहीं, हाई है। एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली। इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि बताया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 2015, implemented by Ministry of Commerce and Industry. What it does is it provides incentive in the form of duty credit to the exporters to compensate for their loss on payment of duties. जो इनको ड्यूटीज पे करनी पड़ती है एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसमें इनको इंसेंटिव्स मिलता है कुछ परसेंटेज। ठीक है, फिर ये है, ये आया कैसे, इसके पहले भी 5 स्कीम्स थी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स से डील करती थी, उन सबको मर्ज करके सिंगल MEIS में कन्वर्ट कर दिया गया है। देन कंट्रीज का को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए।
A, Group B, and Group C. Group A consists of traditional destinations like European Union and USA. ठीक है. Then Group B consists of all the major export destinations in which India deals with. फिर इसी ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं. देन ग्रुप सी में कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किए गए हैं और ज़्यादातर ये कुछ यूरोपियन यूनियन की इसमें कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं. इनको कोई, और सार कंट्रीज़ भी हैं इसमें इंक्लूडेड ग्रुप सी में, जिनको कोई भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं किया गया स्कीम के अंडर. ठीक है. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीरीज and choose the correct option. Our statements are: it is a dwarf planet and the largest celestial object in the asteroid belt between Mars and Jupiter. Second, the scientists have given it the status of an ocean world as it has a big reservoir of salty water underneath its frigid surface. Our options are one only, two only, both one and two, none of the above. Take a pause, think about it. ओके पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक डॉर्फ प्लैनेट है एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये एक डॉर्फ प्लैनेट है. ठीक है. यहाँ पे हो सकता था कोई लिख देता कि एक्सो प्लैनेट है या कुछ और है, तो ऐसा ये चीज़ गलत हो जाती क्योंकि ये डॉर्फ प्लैनेट है. अनदर, द साइंटिस्ट हैव गिवन इट द स्टेटस ऑफ एन ओशन वर्ल्ड एज इट हैज़ अ बिग रिजर्वायर ऑफ सॉल्टी वाटर अंडरनीथ इट्स सरफेस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि इसकी सरफेस के नीचे एक पूरा ओशियन है सॉल्टी वाटर का. ठीक है. इसकी वजह से ये न्यूज़ में था. तो अब अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, विच इज़ बोथ वन एंड टू. अब आप लोग हम मुझको ये क्वेश्चन में कमेंट में ये बताइए कि प्लूटो अपना प्लैनेट है कि डॉफ प्लैनेट है, और अगर डॉफ प्लैनेट है तो कब ये इसको डिक्लेयर किया गया डॉफ प्लैनेट में. ठीक है. वैसे 2006 में किया गया था अगर मैं आपको बोलूँ तो. अनदर थिंग इज़ दैट कि इसके बारे में अगर देखें डॉफ प्लैनेट्स के बारे में कि ये पहले 5 पहले डॉफ प्लैनेट्स हुआ करते थे अपने सोलर सिस्टम में. अभी रिसेंटली एक नया डॉफ प्लैनेट है जो डिस्कवर हुआ है विच इज़ हाइजिया. इट इज़ द 6th डॉफ प्लैनेट. ठीक है. डॉफ प्लैनेट को डिक्लेयर करने के लिए या इसको किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को डॉफ प्लैनेट डिक्लेयर करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो जब तक वो 4 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्लैनेट को या किसी मतलब सेलेस्टियल बॉडी को अपन डॉफ प्लैनेट डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो अभी रिसेंटली इसने 3 तो पहले करता था. अभी चौथा जो रिक्वायरमेंट थी कि इसका खुद का इतना ज़्यादा मास होना चाहिए कि इसकी जिसकी वजह से इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसको एज अ स्फेरिकल शेप दे, वो वाली जो रिक्वायरमेंट है ये इसने पूरी कर दी है और इसको 6th डॉफ प्लैनेट अपने जो सोलर सिस्टम का है वो बना दिया गया है. एंड इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट डॉफ प्लैनेट इन the solar system. Okay. Then moving on to our next question of the day. Which of the following statements is or are correct about leptospirosis? Our statements are: it is a viral disease that affects both human and animals. Second, humans become infected through direct contact with the urine of infected animals. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था कि अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 केरला में काफ़ी मानसून के वायरसेस और डिजीजेस आ रहे हैं नए नए, जिसमें डेंगू भी है. डेंगू और लेप्टोस्पिरोसिस के ऊपर आर्टिकल था तो इसलिए मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया. ठीक है. पहला स्टेटमेंट देखते हैं दैट इट इज़ अ वायरल डिजीज दैट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज़ नॉट अ वायरल डिजीज, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज. ये बैक्टीरिया कॉज करता है. हाँ, ये बोथ ह्यूमंस और एनिमल्स को अफेक्ट करता है, ये पार्ट सही है, बट ये वायरल नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है. सेकेंड सेज दैट ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, विच इज टू ओनली. इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं. देखिए, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कॉज बाय बैक्टीरिया ऑफ जीनस लेप्टोस्पिरा. Then bacteria enter the body through cuts or abrasions on the skin of humans or through the mucous membranes of mouth, nose and eyes. Person to person transmission of leptospirosis is rare. हो सकता है बट बहुत ज़्यादा रेयर है ये कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए ये डिजीज़. देन इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं हाई फीवर, हेडेक, चिल्स, मसल एक्स, वॉमिट, जॉइंडिस. देन इसकी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, लेकिन अगर ये ट्रीट नहीं किया जाए तो इट कैन लीड टू किडनी डैमेज, लिवर फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड इवन डेथ. तो इट कैन बी वेरी फेटल टू ह्यूमन लाइफ एज वेल. ठीक है. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पुलिकट लेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. Our statements are: it is the second largest freshwater lake in country. Second,
It is located on the boundary of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. Okay. पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन कंट्री. ये स्टेटमेंट गलत है. इट इज नॉट द फ्रेश वाटर लेक, इट इज द ब्रैकिश वाटर लेक. ठीक है. ये सही है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, बट इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द कंट्री, नॉट द फ्रेश वाटर लेक. देन ये जो अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट है हमारी चिलिका लेक. ठीक है, जो ओडिशा में है, which is also the brackish water lake. Then it is located on the boundary of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. This statement is absolutely right. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, विच इज टू ओनली. इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं. देखिए, ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर चिलिका लेक. ये हमने डिस्कस कर लिया है. देन इसको जो पानी मिलता है वो मिलता है रिवर अरानी से. ये ओरिजिनेट होती है अपनी आंध्र प्रदेश में, है ना. देन इट इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. दोनों की बाउंड्री में है, पर मेजर पोर्शन इस लेक का आंध्र प्रदेश के अंडर में आता है. फिर इट इज़ होम टू मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स इन विंटर, स्पेशली फ्लेमिंगोज. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेमिंगोज बहुत आती हैं, सारी आती हैं, बट मेन फ्लेमिंगोज के लिए फेमस है. और इसी की वजह से आंध्र प्रदेश हर साल यहाँ पे एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल करता है टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट. ओके. देन this lake is also this lake also acts as a buffer to retain accumulated flood water till it's get discharged into the sea. ये एक बफर की तरह भी करता है कि मान लीजिए जो रिवर से जो फ्लड वाटर आ रहा है ये इस लेक में एक्यूमुलेट हो जाता है. फिर यहाँ पे एक ओपनिंग है, बार माउथ जिसको बोलते हैं, फिर वहाँ से वो सी में डिस्चार्ज हो जाता है. देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन एस्चुअरी विद द बार माउथ. बार माउथ एक नेचुरल ओपनिंग होती है दैट हेल्प्स इन फ्लड वाटर गेटिंग ड्रेन इनटू द सी. अब हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो फिशरीज डिपार्टमेंट है दे हैव आस्क्ड द नाबार्ड टू सैंक्शन द फंड्स सो दैट कि जो ये बार माउथ है उसको परमानेंटली ओपन कर दिया जाए और फ्लड वाटर को निकाल दिया जाए. हर साल ये बार माउथ ब्लॉक हो जाता है, सेडिमेंट्स जो ड्रिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाते हैं वो सेडिमेंट्स इस बार माउथ को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फिशरमैन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है. ना वो फिशिंग कर सकते हैं इस लेक के अंदर, ना ही वो फिशिंग के लिए सी में जा पाते हैं. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज रिलीज बाई. हमको बताना है ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है. और ऑप्शन आर यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, सेकेंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, and last World Bank. Take a pause, think about it. All right. First question, first statement says that UN Department of Economic and Social Affairs. ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. ठीक है, यूएन का जो एक डिपार्टमेंट है और इसका जो पॉपुलेशन डिवीजन है इसका, वो इसको पब्लिश और रिलीज करता है हर साल. ठीक है, फिर इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया. फिर जो इसके एस्टिमेट है, अब ये जो अपना रिपोर्ट निकालता है वो कौन से बेसिस पे, कौन से डेटा के बेसिस में निकालता है. तो इसमें लिखा है इट्स एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन डेटा ऑफ पॉपुलेशन साइज, लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, इंटरनेशनल माइग्रेशन. मतलब किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है, उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब वन वुमेन के कितने चाइल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग. फिर मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब कितने दिन तक एक इंसान की एवरेज लाइफ है. फिर जो माइग्रेशन है उस कंट्री का कितना है, उनके लोगों का. इन सब पे डेटा पे सारे सोर्सेस, जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं, सबको एस्टिमेट करके अपना डेटा निकालते हैं. ठीक है, इट गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न एंड प्रोस्पेक्ट्स. ठीक है, फिर इंडिया स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो ये रिपोर्ट बोलती है, जो 2019 की रिपोर्ट है, कि इंडिया इज टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाई 2027. मतलब 2027 तक वर्ल्ड चाइना को पीछे छोड़ देगा वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने में. अनदर थिंग कि 2100 बेसिकली कि इस सेंचुरी के एंड तक भी इंडिया टॉप पे ही रहेगा पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में. देन अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबल पॉपुलेशन टू इंक्रीज बाय अनदर 2 बिलियन पीपल बाय 2050 तक 2 बिलियन लोग और ऐड हो जाएंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन में. देन between 2019 to 2050 many countries will experience population shrink by at least 1%. अब ये population shrink क्या होता है? population shrink मतलब कि किसी भी कंट्री का population कम हो जाना, whether it can be dependent on migration, it can be dependent on the low fertility rates, low life expectancy, इन सब factors पे depend करता है. ठीक है, then
It says that the world population is growing older due to increasing life expectancy and falling fertility levels. मतलब कि फर्टिलिटी लेवल्स कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों की मौत कम होगी और लोग कम बॉर्न होंगे, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी कमिंग ईयर्स में. ठीक है. तो मूविंग ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following statement is or are correct about Assam Accord of 1985? All statements are: under the Assam Accord of 1985, all those foreigners who had entered Assam between 1951 and 1971 were to be given full citizenship, including the right to vote. Second says that Ministry of Home Affairs is the nodal ministry for the implementation of the accord. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. ऑलराइट. पहला स्टेटमेंट अपना अगर देखा जाए तो इसमें बोलता है कि जो असम अकॉर्ड है उसके अंडर में जो फॉरेनर्स हैं जो असम में एंटर हुए थे 1951 और 71 के बीच में, उनको फुल सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी, इंक्लूडिंग राइट टू वोट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. यहाँ पे ईयर्स में लफड़ा है, मतलब 1951 एंड 1971. 1951 तो सही है बट 1971 नहीं है, यहाँ पे 1965 है. ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सेकंड बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो इस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेगा, ये बिल्कुल सही है. तो अपना करेक्ट ऑप्शन होता है बी, विच इज़ टू ओनली. अब हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल हाई लेवल कमेटी है एक सेंट्रल में, उसने एक आपकी सीक्रेट कह लीजिए, कॉन्फिडेंशियल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस टाइप एक रिपोर्ट है वो पब्लिश कर दी है पब्लिक डोमेन में, जिसकी वजह से न्यूज़ में है. फिर इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं कि ये अकॉर्ड क्यों साइन हुआ था, किसके बीच में साइन हुआ था. It says that a memorandum of settlement was signed between representatives of the government of India and the leaders of Assam movement on 15th August 1985. ये जो साइन हुआ था वो 15th August 1985 में साइन हुआ था. Then it was signed in the backdrop of an agitation launched by all Assam Students Union demanding identification and deportation of illegal migrants in Assam. जो भी बांग्लादेश से या और अगल बगल के कंट्री से जो भी इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको बाहर निकालने के लिए वो एजिटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको पीस में लाने के लिए ये अकॉर्ड साइन हुआ था इन दोनों के बीच में, मतलब गवर्नमेंट के बीच में और ये ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस अकॉर्ड. अनदर जो ये है ये क्लॉज 6 है. जो भी रिपोर्ट आई है जिस कमेटी की, वो कमेटी क्लॉज 6 को स्टडी करने के लिए आई थी, तो ये क्लॉज 6 है. कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स shall be provided to protect, preserve, and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. ये क्लॉज ये चीज़ बोलता है कि कल्चरल पीपल की जो असमीज पीपल की जो कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये क्लॉज 6. ठीक है. देन अंडर असम अकॉर्ड ऑफ 90, ये क्लॉज 5 है. ये जितने भी इसमें चीज़ें बोली गई हैं. Under the Assam Accord of 1985, all those foreigners who had entered Assam between 1951 and 65 were to be given full citizenship, including right to vote. फिर जो 1966 से 71 के बीच में है उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा 10 साल के लिए, बट दे विल एंजॉय राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है. फिर रिलीजियस परसिक्यूशन वॉज नो कंसिडरेशन इन द Assam Accord, एंड amended Citizenship Act has shifted the cutoff date for granting citizenship from 24th March 1971 to 31st December 2014. अभी आपको पता होगा आसाम में एक एनआरसी कंडक्ट किया गया था, है ना, जिसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, वो इसी कुछ प्रोविजन से रिलेटेड था. ठीक है, इस प्रोविजन से रिलेटेड था. अभी जो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे एनआरसी को लेके, जो आसाम में हर साल कंडक्ट होता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज news analysis. I hope you all like this video. Please do like, subscribe and share and hit that bell icon. Thank you guys for your time and effort.